अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर की लैब नंबर 8 एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज हीप सॉर्ट। और हीप सॉर्ट में हम बेसिकली दो इसके बेसिक एल्गोरिथम है, इंसर्शन एंड डिलीशन, सिर्फ वही कवर करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग लैब थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करा दूं, सिंस इट इज लैब 12, तो इसके बाद सिर्फ हमारे पास एक ही लैब बचती है, लैब 13। और देन उसके बाद हमारी लैब का कंक्लूजन है, देन देयर विल बी योर फाइनल लैब और प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन लैब आफ्टर दैट वीक। ठीक है, तो कीप इन माइंड, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर कोई एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं होगी कि सेमेस्टर एंड करो। अच्छा, हीप क्या है? हीप जैसे कि बताया गया कि एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमें ये मेक श्योर करना होता है कि लास्ट लेवल अगर इनकम्प्लीट हो तो उसमें जो भी एलिमेंट मौजूद हो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। यानी इन सिंपल वर्ड, आपको जब भी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे जब तक कि लेवल फिल ना हो जाए। ठीक है, तो हीप ये होती है। ज़्यादा थेरी में नहीं जाऊंगा, हीप की थेरी में लेक्चर कवर हो चुका है, आप उसको रिवॉच कर लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो। अब हीप की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो हीप में मैंने जैसे कि बताया था प्रीवियसली भी कि दो तरह की हीप्स पॉसिबल हैं, मैक्स हीप एंड मिनिमम हीप। मैक्स हीप वो होती है कि जिसमें लार्जेस्ट एलिमेंट आपके टॉप पर होता है और आपकी कंसर्न ये होती है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसे आप टॉप पे ले आए, और फिर आप हीप को इसी तरह अरेंज करते हैं कि किसी भी पेरेंट के रिस्पेक्ट से आप चेक करें तो उसके दोनों चिल्ड्रन को उससे छोटा होना चाहिए। ये है मैक्सिमम हीप। इसके बरक्स अगर आप मिनिमम हीप की बात करें तो उसमें एट एनी पॉइंट इन टाइम मिनिमम हीप में पेरेंट नोड पर जो डेटा मौजूद है वो अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम हीप की डेफिनेशन हो जाती है। हीप में आपके पास इंसर्शन की बात की जाए तो ये एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है जो हमने थ्योरी में कवर की थी। ये वही स्टेप्स परफॉर्म हुए हैं, तो उसको दोबारा से करके बताना आपका भी टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी और मेरा भी। तो मैं ये एग्जांपल जो स्टेप्स हैं वो नहीं बता रहा, और डायरेक्टली हम चलते हैं एल्गोरिथम की तरफ और एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, यानी हैंड्स ऑन। तो इंसर्शन का एल्गोरिथम है, वही एल्गोरिथम है जो थ्योरी में डिस्कस किया गया है, और डिलीशन का एल्गोरिथम और स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, डिलीशन के स्टेप्स भी नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी कवर्ड इन थ्योरी। और डिलीशन का एल्गोरिथम ये हमने इम्प्लीमेंट करना है। और कुछ कोड आपको यहाँ पे गिवन, हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोड में क्या क्या है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमने हीप को बस एक एरे लिया है और उसे ग्लोबल ले लिया है। ठीक है, ग्लोबल लेने का फ़ायदा क्या होगा कि मुझे इसे फंक्शन को पास नहीं करना पड़ेगा, बस ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगर मैं ग्लोबल नहीं लूँगा तो फिर मुझे अपने हर फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसमें हीप को पास करना पड़ेगा एज ए रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हीप मेरा जो है ग्लोबल है, और हीप का साइज भी जो कि एन में मैं मेंटेन करूंगा वो भी एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो वो भी मुझे पास करने की जरूरत नहीं है। एक डिस्प्ले का फंक्शन है जो कि सिंपली वही बात है, एक लीनियर फैशन में मैं एरे में जब अरेंज करता हूँ तो जीरो से लेकर एन तक एरे को प्रिंट कर देता है। क्रिएट हीप का फंक्शन पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये भी आपको गिवन है, और इसमें अगर आप देखा जाए तो जीरो से लेकर लेस देन नंबर जितने एलिमेंट आपको क्रिएट करने हैं उसमें क्या है कि आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, और आपने उतने टाइम्स लूप चलानी है और यूजर से पूछते रहना है बताइए आप कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, और हीप के इंसर्ट का फंक्शन को रिपीटेडली कॉल कर देंगे। तो रिपीटेड इंसर्शन इज सेम एज क्रिएशन ऑफ हीप। असल फंक्शन इसमें जो है वो यही है कि इंसर्शन का फंक्शन और डिलीशन का फंक्शन, और डिलीशन में टू बी मोर प्रिसाइज डिलीट रूट का फंक्शन, क्योंकि डिलीशन हमेशा इसकी रूट से। मेन फंक्शन में देखा जाए तो वही बात, एन को इनिशियलाइज कर देते हैं हम जीरो से, और वही हमारे पास मेन मेन्यू है क्रिएट इंसर्ट डिलीट वाला। और उसके बाद हम चॉइस पूछ लेते हैं यूजर से, जो भी चॉइस करता है क्रिएट का कहेगा तो क्रिएट हीप कर देंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो नंबर में सिर्फ कितने नंबर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, क्रिएट का फंक्शन ये काम करता है। और फिर उसके बाद एंटर एलिमेंट टू बी इंसर्टेड इंसर्शन का है, और डिलीशन का, और डिस्प्ले का फंक्शन आ गया है।
अच्छा, डिस्प्ले का फंक्शन ध्यान रहे कि यहाँ पे ट्री डिस्प्ले नहीं कराएगा, बल्कि ट्री इन सीक्वेंस कराएगा। यानी पहले लेवल 1 की साइड नोड, फिर लेवल 2 की, फिर लेवल 3 की, इन सीक्वेंस, यानी कि एरे फॉर्मेट में। एंड दैट्स इट, कोड इतना ही है। अब हम देखते हैं कि इस कोड का हम कुछ रीयूज कर सकते हैं प्रीवियस कोर्स में से। तो मैं एडिटर को ओपन कर लेता हूँ, होपफुली लास्ट टाइम हमने यही कवर किया था। नहीं, इस वक्त ये ओपन नहीं है इसमें। तो मैं करता हूँ काम, अपने फोल्डर में चलते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं इसे ओपन को। ठीक, लास्ट टाइम हमने लिंक लिस्ट की थी, तो लिंक लिस्ट के कोड को कर देता हूँ क्लोज। लिंक लिस्ट से पहले हमने किया था क्यू, और क्यू में आई थिंक हमारे पास ये चारों फंक्शन थे, इंसर्ट, डिलीट और ट्रेवर्स। ठीक है, तो इसमें भी हम चाहें तो इसका टेस्ट फाइल को कॉपी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है, हमारे पास इंसर्ट की लॉजिक मौजूद है, डिलीट की लॉजिक भी मौजूद है, ट्रेवर्सिंग की भी। ठीक है, तो हम यही काम कर लेते हैं, इसमें से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा मेन फंक्शन बना लेंगे। अच्छा, उससे पहले हमें करना पड़ेगा एक न्यू फोल्डर क्रिएट यहाँ पर, और उसका टाइटल है लैब 12। लैब 12 के अंदर मैं सेलेक्ट करते हुए एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको टेस्ट डॉट सी ही नाम है। ठीक है, सिर्फ टेस्ट फाइल है, एक्चुअल फंक्शन हमारे कहीं और होंगे, मेन फंक्शन कहीं और। अब इस फाइल को हम कोशिश करते हैं कि अपनी मेन फाइल की तरह बना लेते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से, और अपना मेन फंक्शन ले आता हूँ। मेन फंक्शन को भी थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप भी साथ साथ देख सकें, और एडिटर को भी मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, लाइब्रेरीज जो इंक्लूडेड हैं वो कौन सी हैं, सिर्फ मेरे पास stdio और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। कोनायो की मैं ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा, तो stdlib और q को तो मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम हीप की एक लाइब्रेरी ऐड करेंगे, लेकिन लेटर। मेन फंक्शन पे आ जाते हैं, तो मेन फंक्शन में मुझे क्या क्या चाहिए। अच्छा, मेन फंक्शन में मुझे चाहिए, फिलहाल मैं लिख लेता हूँ, देखता हूँ ये आई और ए और एम का क्या पर्पस है। अ, एक आइटम इनपुट के लिए है। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। कैरेक्टर ये भी ठीक है, ये क्यू से रिलेटेड लॉजिक मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और डू वाइल लूप में मैंने मेन्यू बनाया हुआ है, डू वाइल लूप में मेन्यू में क्या है, क्रिएट हीप का ऑप्शन एक एडिशनल आ गया मेरे पास, तो मैं क्रिएट हीप का ऑप्शन डाल देता हूँ यहाँ पे, क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने का ऑप्शन है, और उसके बाद चाहें तो हम नंबरिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेन्यू मेरा थोड़ा सा चेंज है। 2 पे इंसर्ट है, 3 पे डिलीट है, और 4 पर डिस्प्ले। ट्रेवर्सिंग का वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्ले का वर्ड यूज करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद वही वाली बात है, चॉइस है यूजर की, यूजर की चॉइस के बाद में केस स्टेटमेंट में आ जाता हूँ, और स्विच स्टेटमेंट में क्या है मेरे पास, क्रिएट हीप में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस यूजर से पूछूंगा हाउ मैनी एलिमेंट डू यू वांट टू एंटर, बस ये करना है। मैं केस एडिशनल बना लेता हूँ यहाँ पे, और इधर कर देते हैं, ये लाइन लिख लेते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट यू, जब भी क्रिएट का आएगा। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल में मैं ले सकता हूँ, मैंने ऊपर, चलें इसको मैं ना नम कर लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि हालांकि मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं नम कर लेता हूँ, नंबर आ जाए। और इसको मैं इनपुट ले लेता हूँ एन यू में। ठीक है,
और उसके बाद सिंपली मुझे क्रिएट हीप या क्रिएट का फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्रिएट हीप। नेमिंग कन्वेंशन में मैंने अंडरस्कोर नहीं दिया और हीप के फंक्शन को मुझे नंबर पास करना है, तो ये मैंने इसको नंबर पास, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन। दैट्स केस 1 का कोड हो गया। केस 2 की बात की जाए तो केस 2 का कोड मेरा क्या है, इंसर्ट एंटर द एलिमेंट टू इंसर्ट लिखा हुआ ऑलरेडी, इसमें आ जाएगा आइटम में। और इसमें मैंने दो चीजें, अच्छा एक और चीज थी मेन में हम भूल गए, ऊपर के एन को मैंने इनिशियलाइज करना है और एन मेरा ग्लोबल है और हीप भी मेरा ग्लोबल। एन को इनिशियलाइज करना है तो एन मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ और एन और हीप यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर रहा। ये दोनों चीज़ें मैं अपनी उस फाइल में ले जाऊंगा जिसमें मेरा हीप बना होगा। लेकिन एन को इनिशियलाइज कर ले तो एन इक्वल्स टू 0। लेकिन ये अभी एन डिक्लेयर नहीं है, इसको डिक्लेयर करूंगा मैं हीप की फाइल में, क्योंकि हीप का ही साइज है तो मैं इसको हीप में ही डिक्लेयर करूँ। अच्छा इंसर्ट की बात कर रहे थे हम, तो इंसर्ट में दो चीज़ें पास हुई हैं ऐसे, एक चीज़ पास हो रही है साइज और एक चीज़ पास हो रही है वो डेटा जिसे मैंने अभी अभी इनपुट किया है। तो पहला पैरामीटर तो है वो डेटा या आइटम जिसे नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आइटम हो रहा है और फंक्शन का नाम इंसर्ट है सिर्फ, और इंसर्ट में मैं बस इंसर्ट ही लिख देता हूँ। और दूसरी चीज़ इसमें पास होगा, लेकिन एन मुझे पास करने की ज़रूरत तो नहीं बनती जब एन मेरा ग्लोबल है। एल्गोरिथम का सिंटेक्स देख लेता हूँ मैं, एल्गोरिथम में क्या चीज़ है। अच्छा एन को पास किया हुआ है तो एन ग्लोबल नहीं होना चाहिए, मैं इनको पास नहीं करती, ठीक है। इनकी ज़रूरत नहीं, एन ग्लोबल है, मैं इनको पास नहीं कर। और दूसरा केस क्या है हमारे पास, डिलीशन की बात की जाए तो डिलीशन में डिलीट रूट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, डिलीट रूट। और डिलीट रूट में हमेशा मुझे लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स बतानी होती है, तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स हमेशा क्या होती है, जो भी साइज है वो -1, तो साइज मेरा क्या एन -1 बता दो, ठीक है। इसको एन पास करना जरूरी है क्योंकि इसे लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स देनी है। एलिमेंट परसेंट डी हैज बीन डिलीटेड और ये आ जाएगा इसमें, ये केस 3 हो गया। और केस 4 है मेरा डिस्प्ले का फंक्शन सिंपली, तो मैं बस डिस्प्ले लिख देता हूँ और कुछ भी इसका इनपुट नहीं है। और इसके अलावा अगर यूजर कुछ भी एंटर करता है इनवैलिड, और दैट्स इट। यहाँ पे ये मेरा मेन फंक्शन तो मैंने बना दिया और कुछ भी मेन फंक्शन में चेंजेस नहीं है, तो मेन फंक्शन का प्रोग्राम मेरा बन गया। दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, मुझे इसमें एक्चुअल फाइल जो मुझे चाहिए हीप की वो बनानी है, यानी हीप डॉट एच, हीप डॉट एच। ठीक है मैं सेपरेट रख रहा हूँ लॉजिक क्लीन रखने के लिए कोड को, वरना एक ही पेज पे बहुत लंबा सा कोड आएगा, मैं स्क्रॉलिंग करता रहूंगा। वो वर्टिकली है, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ हॉरिजेंटली इन सेपरेट फाइल। तो हीप के लिए मुझे क्या करना है, एक हीप क्रिएट करनी थी और एक एन चाहिए था मैं मुझे, और एन वेरिएबल है, ठीक है। तो ये दोनों ग्लोबल हैं। अब इनको मैं नाम क्या दूं, इनको नाम मैं दे देता हूँ, इंटीजर टाइप की हीप थी तो इंटीजर एच ही नाम दे देता हूँ जो मेरा एल्गोरिथम है, ठीक है। हीप को नाम दे दिया मैंने एच। और चूंकि ये एरे बेस है तो इसमें मुझे कुछ ना कुछ इसका इनिशियल साइज रखना पड़ेगा, और साइज में ऊपर है हैश डिफाइन कर देता हूँ ताकि बार बार चेंज ना करना पड़े, हैश डिफाइन साइज, और उसे मैंने 10 कह दिया। तो हीप को मैंने मैक्सिमम हीप जो ग्रो कर सकता है वो कर सकता है, फिलहाल 10 एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं, या चलो 20 कर देता हूँ। और इधर मुझे 10 नहीं लिखना चाहिए, इधर मुझे लिखना चाहिए साइज, ठीक है। ये हो गया। इनिशियली इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं डाला। और इसके अलावा मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर एन, ठीक है। अब ये एन डिक्लेयर हो चुका है, ये एन जो मैंने मेन फाइल में लिखा था अब मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ साइड बाय साइड और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शन। तो फंक्शन कौन कौन से हैं, सबसे पहला फंक्शन था हमारे पास क्रिएट और डिस्प्ले के बने में, पहले वो बना लेते हैं, फिर उसके बाद इंसर्ट और उसको एल्गोरिथम से देख के करते हैं। तो क्रिएट एंड डिस्प्ले के फंक्शन ये,
सबसे पहले डिस्प्ले का बना हुआ है, मैंने कहा void डिस्प्ले, ठीक है, कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा ये फंक्शन। और इसका काम क्या है, सिंपली एक मुझे लूप लगानी है, फॉर लूप, तो फॉर आई इन क्लियर, 0 से स्टार्ट होगी ये लूप, ठीक है। और n की जो भी वैल्यू हो, n की वैल्यू, सॉरी i की वैल्यू लेस देन n, लास्ट एलिमेंट तक जाएगी। और i प्लस प्लस कर देता हूँ सिंपली। और इस लूप के अंदर मुझे क्या करना है कि प्रिंट कराना है। और प्रिंट कैसे करा रहा हूँ मैं, स्पेस दे के करा रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड भी हो सकते हैं। प्रिंट एफ आया है, प्रिंट एफ आया, तो इसमें भी मुझे ऊपर लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी। कौन सी लाइब्रेरी, stdio.h %d। अब मैं कॉमा सेपरेटेड भी कर सकता हूँ, मैं कॉमा सेपरेटेड कर लेता हूँ। और इधर h का, क्योंकि मेरी हीप का नाम h है, मैंने एरे नाम नहीं दिया, हीप दिया, ताकि मैं अभी जब एल्गोरिथम से कन्वर्ट करूँगा तो आपको रिलेट कर सके। और सबके बाद मैंने सिंपली एक लाइन चेंज डाल दी इधर कि जब हो जाए तो एक लाइन चेंज कर दो, ठीक है। डिस्प्ले का फंक्शन यही करेगा। और चूंकि यहाँ पे प्रिंट एफ यूज हो गया है, तो हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। डिस्प्ले का फंक्शन बना दिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको करते हैं सेव और इसको कर देते हैं। इसके बाद दूसरा फंक्शन जो मुझे बनाना है वो क्रिएट का है। तो क्रिएट का फंक्शन अगर आपको याद हो तो इसमें void क्रिएट हीप, यही नाम दिया था हमने होपफुली। और क्रिएट हीप में सिर्फ और सिर्फ आता है नंबर, कि कितने आप जो है कितने साइज का हीप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इधर में आईडी नम ही रख लेता हूँ। और इसमें भी क्या है, मैं एक लूप लगाऊंगा, और लूप चलेगी कहाँ तक, नंबर तक, लेस देन नंबर, क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। और i प्लस प्लस। और इसमें सिंपली मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट भी यहीं पे लेना है, ठीक है, और इंसर्ट भी इसी में कराना है। तो मैं सिंपली यूजर को मैसेज दूंगा printf, और हर मर्तबा लाइन चेंज कर लेते हैं, एंटर एलिमेंट %d, और स्पेस थोड़ा सा दे देते हैं, और %d के बाद i+1, i+1 से आप अच्छे से फिर रहे हैं। काउंटिंग मेरी 0 से है, मैं 1 डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो ये कर दिया। स्कैन f, ठीक है, स्कैन f किया। और स्कैन एफ में जाहिर सी बात है मुझे एक वेरिएबल का नाम रिक्वायर्ड है, अब हम वेरिएबल का नाम भी रख लेते हैं %d, कॉमा एड्रेस ऑपरेटर, और एलिमेंट आ रहा है, कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ x, या आइटम ही दे देता हूँ, क्या जरूरत है इस देने की। और फिर दोबारा से इंसर्ट का फंक्शन कॉल कर देते हैं। इंसर्ट हीप का नाम दिया था मैंने, क्या नाम दिया टेस्ट फाइल में इंसर्ट के फंक्शन को, देख लेते हैं। इंसर्ट के फंक्शन को नाम हमने क्या दिया है, क्रिएट हीप। इंसर्ट इज सिंपली इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट, और इंसर्ट को मैंने बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या पास कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं। अच्छा, इधर इंसर्ट में जो आई है, ये बेसिकली क्या बन रहा है इसका, चलिए मैं देख लेता हूँ। ITEM और आई, आई मेरे ख्याल से इंसर्ट की लोकेशन है कि मैं कहाँ इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंसर्शन की लोकेशन होती है, तो वहाँ पे भी हम अभी सही कर लेंगे। ये बता रहा है कि इसको 0 पे इंसर्ट करें, ये बताएगा फिर इसको 2, ठीक है। इंसर्ट के एल्गोरिथम में ये लोकेशन होती है, हम ऊपर टैली कर लेते हैं। और दैट्स इट, ये हमारा इंसर्शन का फंक्शन है। मैं टैली कर लेता हूँ कि इंसर्ट के फंक्शन में जो दूसरा पैरामीटर है वो हमारे पास क्या है।
जी, सेकंड जो है वो एक्चुअली लोकेशन है, ठीक है, इंसर्ट में लोकेशन है, वो साइज नहीं है, तो इस वजह से हमें पास करना ज़रूरी है। ये बता रहा है 0th लोकेशन पे इंसर्ट करो, फिर 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे एंड सो ऑन, ये हमारा क्रिएटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जहाँ मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको बताता हूँ n, तो एक्चुअली n इसलिए बता रहा हूँ कि उस वक्त मेरी लोकेशन जो है n तक पहुँच चुकी होती है, यानी n-1 तो एलिमेंट है, लेकिन अब नया एलिमेंट आएगा तो वो nth लोकेशन पर आएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको n पास किया हुआ। ठीक है जी, अब इस एल्गोरिथम को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इंसर्ट वाले, जो कि अपेरेंटली काफ़ी सिंपल सा है। तो वापस आते हैं हीप वाले कोड पे और एल्गोरिथम लिखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट का फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो वॉइड इंसर्ट, इनपुट लेगा दो चीज़ें, डेटा लेगा, तो मैं इधर डेटा का ही वर्ड लिख रहा हूँ, डेटा, और दूसरी चीज़ है इंट लोकेशन। ठीक है, अब हम एल्गोरिथम वाले ही नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि आप हीप का साइज इंक्रीमेंट कर दें, तो मैं इधर क्या करूँगा, पहला स्टेप n प्लस प्लस, हीप मेरी बढ़ गई, ग्लोबल वेरिएबल है, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। उसके बाद मुझे एक लूप लगानी है, लूप है मेरे पास वाइल लूप, सुटेबल रहेगी। और वाइल लूप में मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि जब तक लोकेशन मेरी है ग्रेटर देन 0, तो क्या काम किए जाओ, ये काम किए जाओ। और उसमें काम किया, मुझे पेरेंट फाइंड आउट करना है, पेरेंट मैं यहीं पे डिक्लेयर कर लेता हूँ पी ए आर, और पी ए आर इक्वल्स टू हमेशा क्या है, लोकेशन -1 देन डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, तो मुझे इसको पैरेंथेसिस में लिखना है ताकि प्रेसिडेंस का कोई इशू ना आए। तो ये हो गया मेरे पास, पेरेंट वाली लाइन आ गई। मैंने पेरेंट को फाइंड आउट कर लिया, तो फिर मुझे एक इफ की कंडीशन चेक करनी है कि कहीं डेटा जो है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, हीप मेरी एच ही है, एच, और इंडेक्स मेरी पेरेंट है। मैंने पेरेंट वाले से चेक कर लिया कहीं डेटा जो है पेरेंट से लेस देन तो नहीं, यानी मैं डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, और जो डेटा इंसर्ट करना है उसके पेरेंट को चेक किया और पता लगा डेटा छोटा है, तो डेटा छोटा है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं पर जो है डेटा को इंसर्ट कर देना चाहिए, यानी सही लोकेशन है जिस पे मुझे इंसर्ट करना है इसी पे इंसर्ट कर देना चाहिए, रीऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं इंसर्ट कर देता हूँ डेटा, और यहीं से फिर मैं कर देता हूँ लूप को क्विट, ये लूप को क्विट कर दूं या यहीं पे सिंपली रिटर्न लिख दूं, क्योंकि फंक्शन के अंदर बना रहा हूँ तो ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं है। मैं यहीं से कर देता हूँ रिटर्न, क्योंकि डेटा तो मैंने सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया, और यहीं से मैं रिटर्न कर दूंगा फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो फिर वही वाली बात मैंने बताया कि पेरेंट और उसको इंटरचेंज कर रहा था, तो वो कैसे हो रहे थे कि एच एल ओ सी इक्वल्स टू एच पेरेंट, ठीक है, ये कर रहा था एच एल ओ सी इक्वल्स टू एच पेरेंट, और सिंपली मैं लोकेशन इक्वल्स टू भी पेरेंट करूँ, यानी लोकेशन को अपडेट करके पेरेंट वाली लोकेशन पे सेट कर। और ये थे मेरे लूप्स के अंदर जो स्टेप्स मौजूद थे, स्टेप 3 to 6, तो ये कर दूं। और अगर, और लास्ट स्टेप क्या था कि हो सकता है बढ़ते बढ़ते वो रूट तक पहुंच जाए और मुझे रूट पे इंसर्ट करना पड़े, तो मुझे यहाँ पे इफ लगाना पड़ेगा। इफ अगर आपकी लोकेशन की वैल्यू अपडेट होते होते इक्वल्स टू हो चुकी है 0, तो उस केस में आपको क्या करना है, एच हीप की 0th लोकेशन पे कर देना है डेटा। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने एल्गोरिथम को सिर्फ कोड में कन्वर्ट किया है और कोई लॉजिक में चेंजेस मैं नहीं लाया हूँ। स्टेप नंबर 1 देख सकते हैं आप, एन को मैंने इंक्रीमेंट किया, स्टेप 2 में मैंने कंडीशन लगाई कि लोकेशन जब तक ग्रेटर देन 0 हो, स्टेप 3 में देखिए मैंने ये पेरेंट कैलकुलेट कर लिया, स्टेप 4 में मैंने चेक किया कि अगर वही बात है डेटा जो है पेरेंट वाली लोकेशन से छोटा है तो सही जगह पर है, सही जगह पर मैंने डेटा को इंसर्ट किया और यहीं पे अपने फंक्शन को कर दिया एंड। और जब यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगी तो फंक्शन कभी भी ये नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या करना है, स्टेप 5 एच लोकेशन पे पेरेंट को मूव कर देना है, यानी पेरेंट को थोड़ा सा डिमोट करके नीचे ले आना है और लोकेशन को अपडेट कर देना है पेरेंट से। फिर पेरेंट के रिस्पेक्ट से ये चेक होगा, ये लूप चलती जाएगी जब तक कि 0 ना हो जाए।
और सब कुछ कर कर आके आखिरकार लोकेशन जो है जीरो के इक्विवेलेंट हो जाती है, यानी इफ लोकेशन इक्वल टू जीरो, तो मैं ये काम कर दूंगा और दैट्स इट, मेरा इंसर्शन का काम खत्म। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा एल्गोरिथम कैसे काम करता है, थ्योरी में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा इंसर्ट का एल्गोरिथम। लास्ट एल्गोरिथम है मेरे पास डिलीट। डिलीट का एल्गोरिथम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से था, उसको देख लेते हैं। तो ये है मेरे पास डिलीट। डिलीट में कहा क्या है कि रिटर्न करता है डेटा, तो रिटर्न करेगा तो INT, ठीक है। और इसका नाम था डिलीट, DELETE। और ये हाईलाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि कीवर्ड है और इसी वजह से मैंने लगाया था डिलीट रूट। और डिलीट रूट में हमेशा इसको लोकेशन मिलती है लास्ट की, तो मैंने इसमें लिख लिया LAST लास्ट। ठीक है, स्टेप 1 क्या है। अच्छा, मैंने बहुत सारे स्टेप एक लाइन में लिखे हैं, मैं प्रोग्रामिंग में करूंगा तो मल्टी लाइन में आ जाएंगे। सबसे पहले कह रहे हैं एक डेटा नाम का वेरिएबल लें, ठीक है, और उसको इक्विवेलेंट कर दें हीप की 0th इंडेक्स से। ये हो गया। दूसरा काम क्या कह रहे हैं, एच ऑफ 0 को रिप्लेस कर दें किससे, आप एच ऑफ लास्ट से, एच ऑफ लास्ट यानी लास्ट वाला एलिमेंट आ जाए, ठीक है। और उसके अलावा एन को कर दें डिक्रीमेंट, तो एन माइनस माइनस एन, सॉरी कैप्स में हमारे पास। ये हो गया। और क्या है मजीद इस स्टेप में लिखा हुआ, और ये चीजें भी है, सेट I to 0 लेफ्ट इक्वल्स टू 1 और ये सब चीजें आ रही। अच्छा, यहाँ पे आई का कीवर्ड यूज हुआ हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा एल्गोरिथम को मॉडिफाई किया हुआ है। आई के बजाय हमने जो एल्गोरिथम थ्योरी में देखा है उसमें क्या था कि आई नहीं बल्कि क्या वर्ड यूज हुआ हुआ था, लोकेशन का वर्ड यूज हुआ हुआ था। तो मैं लोकेशन का वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट था। और अब थोड़ा सा मैं गैप देके लिख रहा हूँ। एक चीज है मेरे पास INT लोकेशन यानी करंट लोकेशन, और फिर उसके लिहाज से लेफ्ट एंड राइट है, तो करंट लोकेशन 0, ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट इक्वल्स टू डेफिनेटली 1, और फिर राइट इक्वल्स टू, देखते हैं इस तरीके से अलाउ भी करता है कि नहीं, इनिशियलाइज भी हुए में साथ साथ हो सकता है, इसको कंपाइलेशन से देगा तो हम अलग लाइन में से कर लेंगे। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। उसके बाद मेरे पास एक लूप है और वो सिंपली मेरे पास वाइल लूप है। वाइल लूप आ गई। अच्छा, वाइल लूप के बाद क्या है, वाइल लूप की सिंपल सी कंडीशन है कि राइट जब तक लेस देन है लास्ट। लास्ट क्या है मेरे पास, इंडेक्स के तौर पे पास किया गया है सिंपल। तो इसके अंदर मुझे चेक करना है इफ, और इफ की कंडीशन में सिंपली मुझे चेक करना है कि जो लोकेशन पर वैल्यू है, ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे लोकेशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ, इधर एल्गोरिथम में आई लिखा हुआ है। तो अगर एच ऑफ लोकेशन ग्रेटर है या इक्वल है एच ऑफ लेफ्ट से, यानी ये लेफ्ट वाले चाइल्ड से बड़ा है या बराबर है, एंड यही जो है एच ऑफ लोकेशन बड़ा है या बराबर है एच ऑफ राइट यानी राइट वाले चाइल्ड से, तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा फंक्शन यहीं पर एंड हो जाएगा और कुछ भी नहीं, मुझे सिंपली डेटा को रिटर्न कर देना है। अच्छा, रिटर्न डेटा यहीं पे कर दूं या ब्रेक कर दूं, और ब्रेक करूंगा तो इवेंचुअली लूप जो है स्टेप नंबर 7 और 8 पर जाएगी। तो मैं यहीं पे रिटर्न करा देता हूँ डेटा, क्योंकि इस फंक्शन को डेटा रिटर्न कराना है, तो यहाँ पे ही मैं डेटा रिटर्न करा दूंगा जो कि मैंने इनिशियली पिक करा है, और मुझे मजीद प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों में से कोई भी उससे क्या कहते हैं बड़ा है, ये तो कंडीशन ही बता रही है कि जो लोकेशन पे मैंने इंसर्ट किया एलिमेंट वो बड़ा है दोनों से, लेफ्ट से भी राइट से, जो कि बहुत कम चांसेस है हो, क्योंकि हीप अगर ऑर्डर्ड में है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा लास्ट एलिमेंट हमेशा छोटा ही होगा।
तो इट्स अ सेफ्टी चेक, जस्ट अ सेफ्टी चेक। तो स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 की बात कर लें तो इफ एच ऑफ राइट, अब मैं चेक कर रहा हूँ राइट बड़ा है या लेफ्ट, राइट लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू एच ऑफ लेफ्ट। अब मैं लेफ्ट और राइट का रिलेशनशिप चेक करूँ कि लेफ्ट वाला चाइल्ड बड़ा है या राइट वाला। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है लेफ्ट वाला चाइल्ड बड़ा है। अगर लेफ्ट वाला चाइल्ड बड़ा है तो यहाँ पे होगी स्वैपिंग विद द लेफ्ट चाइल्ड। तो स्वैपिंग लेफ्ट चाइल्ड के साथ करनी है तो मुझे तो एक स्वैपिंग के लिए चाहिए होता है टेम्पररी वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं int temp कर लेता हूँ। int temp इक्वल्स टू लेफ्ट से करनी है चूंकि, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि पहले टेम्प में मूव कर लेता हूँ h लोकेशन, फिर h लोकेशन पे मूव कर लेता हूँ h का लेफ्ट, ठीक है, और फिर फाइनली h के लेफ्ट में मूव कर देता हूँ टेम्प। स्वैप होगा कंटेंट इंटरचेंज। और एक और काम भी मुझे करना था कि लोकेशन को भी लेफ्ट के बराबर करना था। तो ये तो 3 हो गए स्वैपिंग के स्टेप, और एक स्टेप आ गया लोकेशन इक्वल्स टू लेफ्ट, यानी लोकेशन की वैल्यू अपडेट हो। तो ये स्टेप आ गया कि अगर तो मेरे लेफ्ट वाला चाइल्ड बड़ा है राइट वाले से, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है राइट के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यही लाइंस बस लेफ्ट को रिप्लेस कर दूंगा राइट से हर जगह। तो ये मैंने ये लिखा सेफ, और हर जगह पे मुझे क्या करना है, लेफ्ट को मैं मल्टी कर्सर एडिटिंग कर देता हूँ, कंट्रोल डी डी, और हर जगह लेफ्ट को कर देता हूँ राइट, ठीक है। तो इफ वाले केस में लेफ्ट से रिप्लेस हो रहा है अगर लेफ्ट बड़ा है, और एल्स वाले केस में अगर राइट बड़ा है तो राइट से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4, या तो लेफ्ट से स्वैप हो जाएगा या राइट से स्वैप हो जाएगा। उसके बाद है स्टेप, अच्छा स्टेप नंबर 5 गायब है, इधर 6 लिख दिया गया। कुछ मिसिंग तो नहीं है इस एल्गोरिथम में, नहीं। इसके बाद ठीक है अपडेट्स ही होंगे, सीक्वेंस थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि अब मेरे पास है स्टेप जिसमें मैं लेफ्ट को अपडेट करूंगा, राइट को अपडेट करूंगा, क्योंकि मेरी लोकेशन अपडेट हुई है। तो मैं लेफ्ट को अपडेट कर रहा हूँ, लेफ्ट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लोकेशन, लोकेशन अपडेट हुई है, प्लस 1। इधर मुझे ब्रैकेट्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा देन अपडेट होगा। और राइट इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है, लेफ्ट प्लस 1। तो लेफ्ट और राइट मेरे अपडेट होगा। लेफ्ट और राइट अपडेट होने के बाद मेरी लूप हो जाती है एंड, ठीक है। और फिर उसके बाद यही सिलसिला चलता रहेगा, चेक करता रहेगा राइट की वैल्यू जब तक कि लास्ट से छोटी है, ये काम होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। और जब ये लूप टर्मिनेट होगी तो ये एक स्पेशल केस टेस्ट करना है, जो मैंने थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर ये वाला केस आ जाए तो एक एडिशनल स्टेप है, वरना मेरा एल्गोरिथम यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो एडिशनल स्टेप क्या है कि अगर लेफ्ट की वैल्यू, अगर लेफ्ट की वैल्यू मेरी जो है लास्ट -1 है, ठीक है, एंड मेरी एच ऑफ लोकेशन छोटी है एच ऑफ लेफ्ट से, तो मुझे ये काम करना है। और वो काम क्या है, इंटरचेंज कर देना है इनको, इनको कर देना है लेफ्ट को लोकेशन से। अच्छा लेफ्ट को लोकेशन से करने का कोड बिल्कुल यही वाला ही होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये एडिशनल स्टेप है, हर मरतबा ये परफॉर्म नहीं होगा, डिपेंड करता है कि स्पेशल केस आ गया तो हो जाएगा। तो मुझे लोकेशन और लेफ्ट को आपस में इंटरचेंज कर देना है। अच्छा इसमें ये वाला स्टेप नहीं है, सिर्फ इंटरचेंज का स्टेप आएगा। और फाइनली आखिरी स्टेप, सब कुछ अगर सही से हो जाता है तो टी रिटर्न डेटा, या तो यहाँ से डेटा रिटर्न हो जाएगा या फिर यहीं से रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ से हो गया तो बाकी कोई भी स्टेप एग्जीक्यूट नहीं। तो एल्गोरिथम तो हमने सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिए हैं। नाउ लेट्स कंपाइल एंड सी कि कोई हमारे पास बग तो नहीं है कोड में। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कोड में कोई बग्स वगैरह ना हो।
तो ये हमारे पास आगे डिलीशन का एल्गोरिथम, हमने लाइन बाय लाइन कुछ नहीं किया, उसी एल्गोरिथम को कन्वर्ट कर लिया। हीप एच है एन, ठीक है। डिलीट रूट फंक्शन, मैं फंक्शंस को दोबारा से वहां पे लिख देता हूँ ताकि कहीं टाइपो हो तो वो सही हो जाए। मैं इधर क्रिएट हीप दोबारा से लिखता हूँ, क्रिएट हीप, ठीक है, और इसको मैं पास कर रहा हूँ और आगे से मैं इसको हटा देता हूँ। और इसी तरह इंसर्ट के फंक्शन को भी मैं दोबारा से लिख के देख लेता हूँ, डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। कह रहा है इंसर्ट, अच्छा अब ये बहुत सारे इंसर्ट पिक कर रहा है। मुझे कौन सा इंसर्ट चाहिए, मुझे इंसर्ट चाहिए, ओवरलोड आ रहा है, ब्रैकेट लगाता हूँ खुद ही पता लग जाएगा, यही वाला चाहिए मुझे, ठीक है, जिसमें डेटा और लोकेशन पास कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद है डिलीट रूट, डिलीट रूट ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं कोई टाइपो हो तो वो पहले ही रिजॉल्व हो। डिलीट रूट, और डिलीट रूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट की लोकेशन, तो मैंने इसको n-1 पास कर दिया। और डिस्प्ले का फंक्शन तो ठीक है, ठीक है। तो टेस्ट फाइल में है, उम्मीद करते हैं सही चल जाएगा। कंपाइल करके देख लेते हैं इसे एक मरतबा, लेट्स सी एरर्स। तो क्या क्या एरर्स हैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, अच्छा इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन का मतलब है मैंने इधर हीप वाली जो हेडर फाइल है वो तो इंक्लूड कराई नहीं, तो वो कराना पड़ेगा, हैश इंक्लूड, ठीक है। और मेरी फाइल का नाम क्या है, हीप डॉट एच, ठीक है। आगे आप रन करते हैं दोबारा से। अच्छा जी, एक जगह कह रहे हैं कि यहाँ पे गलती है, डिस्प्ले के फंक्शन में एच ऑफ आई आपने जहाँ लिखा वहाँ पे कॉमा मिसिंग है, ठीक है। कॉमा मैंने इसका मिस कर दिया डिस्प्ले के फंक्शन में, मैंने कॉमा डिस्प्ले में तो लगाया लेकिन प्रिंट एफ में नहीं लगा पाया। ये जगह पे यहाँ पे कॉमा आता है प्रिंट एफ के सिंटेक्स की रिक्वायरमेंट। फिर रन करते हैं टेस्ट फाइल पे जाके। अब क्या कह रहे हैं कि एड्रेस ऑफ आइटम, आइटम अनडिक्लेयर, या आइटम जो आपने यूज किया है अनडिक्लेयर है, कहाँ पर, हीप डॉट एच में लाइन नंबर 79, हीप डॉट एच में लाइन नंबर 79। बिल्कुल सही बात है, ये जो आइटम मैंने यहाँ लिखा है इसको मैंने डिक्लेयर तो किया ही नहीं, तो इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। ये आइटम हो गया, ये डिक्लेयर हो गया। फिर से टेस्ट फाइल पे जाता हूँ, रिकम्पाइल करता हूँ, और अब कोड में कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। अब हम टेस्ट कर लेते हैं। अब टेस्ट कैसे करेंगे इसे, टेस्ट करने का तरीका ये है कि मैं इसको कर लेता हूँ साइड बाय साइड, और हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमारे इसमें लैब में गिवन है और क्रिएट करते हैं। अब वो एग्जांपल में क्रिएशन सीक्वेंस अगर मुझे मिल जाए तो ठीक है, वरना तो हम लेक्चर से देख लेंगे सीक्वेंस क्या है क्रिएशन। अच्छा सबसे पहले है 44, अच्छा कितने एलिमेंट क्रिएट करने ये तो लिखा हुआ नहीं है। एग्जाम्पल इधर सही से गिवन है या नहीं है, गिवन नहीं है, मैं लेक्चर से ओपन कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये स्लाइड रिक्वायर्ड थी मुझे कि मुझे सीक्वेंस पता लग जाए कि सीक्वेंस में मुझे डेटा को इंसर्ट करना और कितने एलिमेंट, ये सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं हीप को क्रिएट करना चाह रहा हूँ और मैं कहता हूँ से 1 हाउ मैनी एलिमेंट, तो मैं इनिशियली 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट मैं कह रहा हूँ कि मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। एंटर एलिमेंट 1 मैंने कहा 44, एंटर एलिमेंट 2 30, एंटर एलिमेंट 3 50, अच्छा लाइन स्पेस ज़्यादा है कोई इशू नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे, 22, देन 60, देन 55, देन 77, ठीक है। क्रिएशन हो चुकी है। अब मुझे चेक ये करना है कि क्रिएशन के बाद जो मेरी इंसर्शन हुई है वो सही हुई।
तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा के देखता हूँ डिस्प्ले में क्या आता है। डिस्प्ले में ये सीक्वेंस आ रही है। ये सीक्वेंस क्या सही है या नहीं, ये बात कैसे पता लगे? तो इस बात को हम वेरीफाई कर लेते हैं। हम क्रिएशन वाली इस लास्ट बिल्कुल जो जहाँ पे क्रिएशन कंप्लीट हुई है वहाँ चलते हैं और उसको एरे की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर एरे की फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ इसे, तो सीक्वेंस कुछ ऐसे बनेगी कि ये है मेरा एलिमेंट नंबर 1। अच्छा, मैं इंडेक्स इसी डाल देता हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होगा और फिर ये 6। अब आप सीक्वेंस चेक कर लें डिस्प्ले में क्या यही आ रही है। 77 सबसे पहले है, देन 50 है, देन 60 है, देन 22 है, देन 30 है, देन 44 है, देन 50 है। तो इसका मतलब यह है कि क्रिएशन मेरी बिल्कुल सही हुई है, सही ऑर्डर में हुई है और क्रिएशन ने डेफिनेटली इंसर्शन वाला ही एल्गोरिथम यूज किया। और अगर मैं मजीद अब इंसर्शन करता हूँ तो क्या चेंजेस होंगी ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ क्लियर। यानी सो फार सो गुड, मेरे दो फंक्शन टेस्ट हो गए, क्रिएशन और डिस्प्ले। और इंसर्ट भी एक तरीके से टेस्ट हो गया क्योंकि क्रिएट का जो फंक्शन है वो इंसर्शन ही यूज करता है। तो क्रिएशन के बाद हम देख लेते हैं कि अगर मैं इंसर्शन करता हूँ 2 एलिमेंट की, और वो 2 एलिमेंट कौन से इंसर्ट हुए वो देख लेते हैं। एक एलिमेंट इंसर्ट होगा 55, और 55 के बाद हम स्टेट भी देख लेंगे। और 55 के बाद चलें पहले सिर्फ इंसर्ट करते हैं 55, इंसर्ट करते हैं और एलिमेंट मैं ले लेता हूँ 55, डिस्प्ले कराता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ आ रहा है। तो जब मैंने 55 इंसर्ट किया तो मेरे पास सिचुएशन आ रही है ये, यानी सबसे पहला एलिमेंट होगा ये 0, 1, 2 पे 60, सो फार सो गुड। 3 पर 50, 4, 5, 6, 7, अभी यहाँ तक है हम सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले 77 है, देन 55 है, देन 60 है, देन 50 है, देन 30 है, 44, 55 एंड 22। बिल्कुल सही है। मैंने जो नया एलिमेंट इंसर्ट किया वो अपनी सही जगह पर जाकर ही इंसर्ट हुआ है। इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं, उसमें 11 इंसर्ट करते हैं और देखिएगा 11 जो होगा वो सबसे लास्ट में ही आएगा क्योंकि 11 की प्लेस बनती है 8। तो मैं इसमें मजीद इंसर्ट कराता हूँ और एलिमेंट ले लेता हूँ 11 और फिर डिस्प्ले कराता हूँ। तो आप देखें बिल्कुल सेम ऑर्डर ही आ रहा है डिस्प्ले का। 11 एंड में चला गया, 77, 55, 60, 50, 30, 44, 55, 22 देन 11। तो इसका मतलब इंसर्शन का एल्गोरिथम मेरा सही काम कर रहा है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अब हम डिलीट को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब अगर डिलीट की बात की जाए तो डिलीट में अगर इसमें से करता हूँ तो अब आप समझ सकते हैं कि 77 ने डिलीट हो जाना है और 77 डिलीट होने के बाद रीऑर्डर होगा और रीऑर्डर होने के बाद जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ये वाला। यानी जब मैं डिलीट करूँ तो 77 रिटर्न हो जाए और ये 0, ये 1, यानी उसके बाद मैं डिस्प्ले कराता हूँ ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो मैं सिर्फ डिलीट कहूँगा और मुझे कुछ भी बताने की इससे ज़रूरत नहीं है कि क्या डिलीट करना है, ऑटोमेटिकली मुझे 77 को डिलीट कर देगा क्योंकि वो टॉप मोस्ट एलिमेंट है मेरा। तो यहाँ पे मैंने कहा डिलीट और डिलीट के लिए 3। देखिए एलिमेंट 77 हैज़ बीन डिलीटेड और अगली मतलब फिर डिलीट करूँगा तो 60 डिलीट हो जाएगा। लेकिन पहले उससे हम वेरीफाई करते हैं कि मेरी सीक्वेंस सही है। तो देखिए 60 सबसे पहला है, देन 1 पे भी 55 है, 2 पर भी 55 है, 3 पर 50, 4 पर 30, 5 पे 44, 6 पर 11 यानी अपनी सही जगह पर है और 7 पर 22। और अगर अब मैं मजीद डिलीट करूंगा तो फिर से सिर्फ 60 डिलीट हो जाएगा। ये भी करके देख लेते हैं, ये स्टेप में वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा लेकिन 60 डिलीट होगा। अब अगर डिस्प्ले कराता हूँ तो देखें टॉप पर क्या आ चुका होगा, कोई सा भी 55 आ सकता है। ठीक है, और अब अगर डिलीट कराऊंगा तो 55 होगा, फिर डिलीट कराऊंगा तो फिर भी 55 ही होगा। ये डिलीट कराया मैंने 55 और मैं फिर से डिलीट कराता हूँ तो अब देखें 55 और 50 दो 55 थे ना, तो फिर से 55 ही आएगा मेरे पास। तो इसका मतलब है डजेंट मैटर किस ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहे हैं, डिलीशन जब होगी तो हमेशा सबसे बड़े एलिमेंट की होगी
क्योंकि हर मरतबा डिलीशन के बाद वो अपने आप को रीअरेंज करता है और रीअरेंज करके सही ऑर्डर में आ जाता है और सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे टॉप पर ले आता है। तो दैट्स इट, दिस इज द मैक्सिमम हीप या डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू फॉर यू। इसमें हमने ये 4 फंक्शन इंप्लीमेंट किए, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, जिसमें एक्चुअली मेन फंक्शन तो इंसर्ट और डिलीशन के ही हैं, बाकी कोड आपको ऑलरेडी गिवन था मैनुअल में। तो लैब इम्प्लीमेंटेशन वाइज आज की छोटी थी, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी लैब नहीं थी। तो लैब में और मज़ीद देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अगर आप लोगों को क्यूरी हो तो इन मीन वाइल आप लोग क्यूरी कर सकते हैं कि आपको लैब से रिलेटेड कोई। अच्छा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा जूम, थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया। ठीक है, तो ये हमारी हीप की लैब में ये हमने ये एग्जांपल वेरीफाई भी कर ली, हमारे एल्गोरिथम इस पे सही काम कर रहे हैं, यानी एल्गोरिथम की जो इम्प्लीमेंटेशन थी हमारी। तो ये कोड भी हमने कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हमारे पास लैब में कुछ भी नहीं है। और लैब में अब सिर्फ यहाँ पे टास्क, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैब टास्क 1, राइट कंप्लीट कोड फॉर मैक्सिमम हीप बाय फॉलोइंग बिलो सीक्वेंस। ये वही वाली सीक्वेंस जैसे कि अभी हमने एक अप्लाई की है, आप इस सीक्वेंस में अप्लाई कर सकते हैं। यही पूरा का पूरा कोड आप कर देंगे तो आपका टास्क 1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी टास्क 1 डन। टास्क 2 रिडेंडेंट है, इसको मैं कहूँगा कि ना ही कीजिएगा, क्योंकि वही है इंसर्शन डिलीशन के फंक्शन आप वही बना रहे हैं, तो एक ही बात है। तो टास्क 2 कर लें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डेटा की सीक्वेंस चेंज है। होम टास्क आपका असल टास्क है जिसमें थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, उसके मार्क्स भी ज्यादा है। तो इसमें कह रहे हैं कि आप प्रायोरिटी क्यू इज मेंटेन फॉर जॉब सेंड टू द प्रिंटर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, एवरी जॉब हैज अ यूनिक आईडी विच इज यूज टू मेंटेन द प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की एक प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी नंबर दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी 9, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट की 8, असिस्टेंट प्रोफेसर की 7, लेक्चरर की 6, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की 5 और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की 4। ठीक है, मेक सेंस, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक मतलब जिसका जितना लेवल है उसकी उतनी प्रायोरिटी ज़्यादा है। लेकिन जब जॉब प्रिंटर को रिसीव हुई ना, तो वो रैंडम ऑर्डर में हुई, पहले 8 वाली हुई, फिर 4 वाली हुई, फिर 5, 6, 9, 7 इस ऑर्डर में रिसीव हुई। यानी इंसर्शन का ऑपरेशन जो आ रहा है वो इस सीक्वेंस में आ रहा है 8, 4, 5, 6, 9, 7। आपका काम क्या है, राइट सी कोड टू मेंटेन द प्रायोरिटी क्यू। आपने एक ऐसी क्यू बनानी है जिसमें हैविंग आईडी एंड नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। अब इसमें आपको सिर्फ आईडी नहीं रखनी, यानी नंबर नहीं है, बल्कि नंबर के साथ साथ नेम भी मैनेज करने। तो आप लोग समझ गए होंगे बात कि आपको इसमें सिंपल इंटीजर नहीं लेना, बल्कि एक अपनी बनाई हुई डेटा टाइप लेनी है जिसमें डिपार्टमेंट का नेम भी आएगा और डिपार्टमेंट की आईडी भी आएगी। तो आपको इसमें सिंपल एरे नहीं बनाना इंटीजर का, बल्कि आपको इसमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अपनी बनाई हुई डेटा टाइप बना लीजिएगा, से डिपार्टमेंट नाम दे दीजिएगा, उसके अंदर आईडी और नेम हो, और फिर उसकी आपने हीप बनानी है। तो जॉब विद ग्रेटर आईडी वैल्यू हैव हायर प्रायोरिटी, इसमें भी वही वाली बात है, जिसकी नंबर जितना बड़ा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो आपको कोड को मॉडिफाई करना होगा, कुछ जगह पे आप स्ट्रक्चर सिंटेक्स डालेंगे तो क्या चेंज है। तो है वही कोड, लेकिन बस इंटीजर के बजाय एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसमें नेम और इंटीजर 2 वैल्यूज। Now suppose that the highest priority job is served by the printer. Also write a C code to show the highest priority job is served. मतलब वही बात कि जब आप डिलीट करेंगे एलिमेंट तो आपको शो भी कराना है कि आपने ये वाली जो जॉब है इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो डिलीट पे जैसे मैंने शो कराया था ना 77 हैज बीन डिलीटेड, तो आप कहेंगे कि फला प्रिंटर जॉब हैज बीन सर्व्ड, बस इस तरह की बात, और उसका आईडी नंबर लिख देंगे। और टास्क टू अपोजिट है जो हमने अभी किया, आपको इसमें मिनिमम हीप बनानी है, जिसमें सबसे छोटे एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसमें आपको मिनिमम हीप बनानी है, और मिनिमम हीप क्या होता है, जिसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो आप अपने एल्गोरिथम्स जो मैंने आपको बताए वो मैक्सिमम हीप के हैं, आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे तो वो मिनिमम हीप की तरह काम करने लग जाएंगे। तो आपका टास्क क्या है कि उन एल्गोरिथम्स को मिनिमम हीप में कन्वर्ट करना और देन इम्प्लीमेंट करना, या इम्प्लीमेंट कर लें और उसके बाद कन्वर्ट कर लें, दोनों तरीके से काम किया जा सकता है। तो असल टास्क है होम टास्क, लैब टास्क तो ऑलमोस्ट डन है, आप वीडियो देख देख के करेंगे भी तो आपका लैब टास्क हो जाएगा। होम टास्क में उसको मॉडिफाई करना है, टास्क 1 में स्ट्रक्चर लगा देना है और टास्क 2 में मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट कर देना है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।
मेरी तरफ से लैब कंक्लूडेड है। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, एनीथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। जी क्लास, do you have any queries or shall I conclude the lecture? ठीक है, तो आप लोगों की खामोशी को नो क्यूरीज समझते हुए मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।